बहुत बहुत स्वागत है आपका घटना चक्र में। मैं हूं अंजरुल पारी। सेना में एक विवाद खड़ा हुआ। पिछले कुछ समय से बराबर सेना और सरकार आमने सामने थी, लेकिन अब मामला धीरे धीरे सुलझता हुआ नजर आ रहा है और ये इस तरह से साफ होता हुआ दिखा जब एक एंटनी जो कि रक्षा मंत्री हैं और साथ ही साथ ये कहा जा सकता है कि जनरल वीके सिंह, इन दोनों की पहली मुलाकात हुई और मुलाकात के बाद दोनों ने साफ तौर पर एक संकेत दिया कि नहीं, जो कुछ हुआ है वो आगे उस प्रक्रिया को, यानी जिस तरह की बातें जनरल वीके सिंह की तरफ से कही गई थी, यानी सेना जो है बहुत खस्ता हालत के दौर से गुजर रही है, उसको किस तरह से दूर किया जाए, सेना को किस तरह से मॉडर्नाइज किया जाए, इस पर विस्तार से बातचीत हुई। और फिर उसके बाद ये कहा गया कि जो नीतियां हैं जिसकी वजह से खरीद नहीं हो पाती है ठीक से, उन तमाम चीज़ों को जो है सही किए जाने पर दोनों तरफ से जोर दिया गया है। रक्षा मंत्री सही है या फिर जनरल वीके सिंह, कौन सच बोल रहा है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। वीके सिंह को सीधे सीधे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखनी थी या फिर रक्षा मंत्री को भी इस सिलसिले में उन्हें जोड़ करके रखना था, उन्हें बताना था, उनको चिट्ठी भेजनी थी, या फिर ये कहा जा सकता है कि ये जो तमाम सवाल है आखिर इसके लिए जिम्मेदार कौन है, कौन जो है इन तमाम चीज़ों को लेकर के इस तरह से है। लेकिन सबसे अहम सवाल यहाँ पर यही खड़ा होता है। आज इसी चीज़ को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ दो खास मेहमान मौजूद हैं। इंदर सिंह नामधारी साहब हैं, सांसद हैं, वरिष्ठ सांसद लोकसभा के, हम उनका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। इसके अलावा हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार हिमांशु शेखर चौधरी साहब हैं, हम उनका भी बहुत बहुत स्वागत करते हैं। सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे हिमांशु जी के ये जो सेना की जो इस तरह की आज स्थिति बनी हुई है और ये बहस चल रही है कि सेना एक बहुत ही खस्ता हालत के दौर से गुजर रही है, आप इसे किस तरह से देख रहे हैं? आखिर कौन जिम्मेदार आपको नजर आता? नहीं, पहले तो मैं आपके जो ऑब्जर्वेशन है मैं उस पर मेरी आपत्ति है कि आज खस्ता हाल में सेना है, ये वाजिब कहना नहीं है। हमारी सेना आज भी उतनी ही मजबूत है जितनी 40 साल पहले थी। और जो सेना प्रमुख की चिट्ठी का हवाला देकर जो मीडिया में बातें आ रही हैं कि हमारे पास कुछ नहीं है, हमारे सेना कमजोर है, इससे गलत संदेश जाता है। और ऐसी स्थिति, और आज की तारीख में ऐसी कोई विषम परिस्थिति नहीं हुई है जो पहले नहीं थी। इस तरीके का मतभेद रक्षा मंत्रालय के बीच और सेना प्रमुख के बीच मतभेद आज के नहीं है, शुरू से रहे हैं। जब से मंत्रालय रहा है, जब से सेना रही है, तब से ये मतभेद रहते हैं। और ये अलग बात है कि कुछ निजी कारणों से ये मतभेद उभर कर सामने आ गए हैं और जिसको मीडिया को एक संयम दिखाना चाहिए था, मीडिया ने भी वो संयम नहीं दिखाया है। लेकिन हिमांशु जी, आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि ये बात सिर्फ मीडिया ही नहीं कह रहा है, खुद रक्षा मंत्री ने भी इस बात को तस्लीम किया है कि कहीं ना कहीं कमी है। जनरल वीके सिंह जो बात कर रहे हैं, मैं मीडिया को दोषी नहीं दे रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं कि ये चीजें आज पहली बार नहीं हुई हैं। ऐसे मतभेद अंडर द कारपेट शुरू से रहे हैं। मेरा यह कहना है कि एक जो कन्वर्सेशन होता है हेड ऑफ द जो डिपार्टमेंट हैं और हेड ऑफ द यूनिट जो हैं उनके बीच वर्क, देखिए जो आप एंकर हैं या रिपोर्टर हैं, आपके संपादक हैं, मतभेद होना लाजमी है। इस मतभेद को सार्वजनिक कर देने से आपकी संस्था कमजोर होती है, आप पर उंगलियां उड़ती हैं। इसलिए मैं ये कह रहा हूं कि ये कुछ एक अनहोनी परिस्थिति बन गई हो, ये मैं नहीं मानता हूं। हाँ, निजी कारण व्यवस्था पर हावी नहीं होना चाहिए था, जो हो गया है इसको कैसे दूर कर दें, ये दोनों मिलकर एंटनी साहब ने बहुत संयम दिखाया है। वो मैं व्यक्तिगत तौर पर बधाई के पात्र हैं। वो उन्होंने चीजों को जिस तरीके से संभालने की कोशिश की है और सेना प्रमुख भी कहीं ना कहीं जाकर पर्सनल चीजों की वजह से उनके व्यवहार के चलते व्यवस्था पर कहीं ना कहीं असर पड़ा है। और हमको लग रहा है, जैसा आपने खुद कहा, कि दोनों ने मिलकर एकता दिखाई है और ये अच्छी बात है। चीजों को अगर सुधार ले, अगर कोई परिस्थिति बिगड़ती है तो बिगड़ना चिंता का विषय नहीं है। उस बिगड़े परिस्थिति से अगर हम उस सुधार की ओर बढ़ते हैं तो बिगड़ना हमारे लिए शुभ माना जाता है, अशुभ नहीं माना जाता है। नामधारी जी, क्या कहेंगे आप? देखिए, किसी हद तक मैं हिमांशु जी की बातों से इस मामले में सहमत नहीं हूं कि व्यक्तिगत कारणों से वीके सिंह ने, या जो लोग जोड़ते हैं कि उम्र के मामले में जब उनको सुप्रीम कोर्ट से भी राहत नहीं मिली तो रिएक्शन में आ गए, मैं इससे सहमत नहीं। क्योंकि जो अपने जिसका कोई स्वभाव बना हुआ है
वो निश्चित रूप से अपने स्वभाव के मुताबिक काम करता है। तो यदि उन्होंने, ये तो किसी से छिपा हुआ नहीं है कि रक्षा के सौदों में मिलिट्री के जो सामान खरीदे जाते उसमें ये नेहरू के ज़माने से जीप खरीदी गई थी, दूसरों से सामान खरीदे गए, बोफोर्स का मामला हम लोग के सामने है। ये एक इस्टेब्लिश परंपरा है कि रिश्वत चलती है, इसमें बड़े स्केल पर चलती है। तो अगर कोई जनरल आकर ये कहता है कि नहीं साहब इस रिश्वत को मैं नहीं चलने दूंगा, तो चलती हुई व्यवस्था के खिलाफ वो एक अड़चन पैदा करता है। उस अड़चन की प्रतिक्रिया होती है, क्योंकि एवरी एक्शन हैज गॉट इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। यही रिएक्शन जो है, मैं तो उम्र के लिहाज में मैं कहता हूं कि यह कोई बड़ा मसला नहीं था कि इसको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ता। अगर एक खास लॉबी वीके सिंह के खिलाफ ना लगी होती तो सब जानते हैं कि मैट्रिक के सर्टिफिकेट में जो एज है वही एज है। ये सुप्रीम कोर्ट तक ये रूलिंग हो चुकी है। उसमें भी कहीं ना कहीं ये षड्यंत्र किया गया है इनके साथ। इसलिए वीके सिंह ने जो कुछ किया वो चलती हुई परंपरा को रोकने का एक तरीका था, और उसी की जो प्रतिक्रिया हुई है उसमें इतना कुछ निकल कर, जिसको हम कहते हैं कि स्केलेटन्स कमिंग आउट ऑफ द कपबोर्ड, ये इतनी कुछ चीज़ें उसी में हुई हैं। इसलिए मैं जो समझता हूँ कि उस व्यक्ति ने एक ऐतिहासिक काम किया है। और आप देखेंगे एंटोनी साहब बहुत शरीफ आदमी है, हम भी उनकी कदर करते हैं, नेचर के बहुत अच्छे आदमी हैं। लेकिन अच्छा ही तो केवल काफ़ी नहीं। अब तो गुलाम नबी आज़ाद भी कहते हैं कि 2009 में मैंने भी इनको चिट्ठी लिखी थी कि देखिए टाटरा के मामले में हमारे पास शिकायतें आई हैं। मोइली साहब ने कहा कि मैंने भी लिखी थी। तो आप किसी की चिट्ठी पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं? सवाल यहाँ पर यही है कि पिछले, अगर इनके पूरे टेन्योर को देखा जाए, अब तक बहुत सारे जो है कई साल उन्होंने काम किया है। इस तरह की चीजें एक आम सी यहाँ पर नजर आ रही हैं कि भ्रष्टाचार के मामलात जो है उभर करके जिस तरह से खुल रहे हैं वो कहीं ना कहीं एक तरह से रुकावट भी बन रहे हैं। लेकिन सवाल यहीं पर खड़ा होता है, आखिर जिम्मेदार कौन? नहीं, मैंने जिम्मेदार, देखिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लाइज द हेड दैट वियर्स द क्राउन। जिसके सिर पर मुकुट है वो जिम्मेवार है। मैं कहता हूं कि अगर लोग बहुत हाई तौबा मचा रहे हैं कि साहब इन्होंने प्रधानमंत्री को डायरेक्ट चिट्ठी क्यों लिख दी, मैं कहता हूं क्या जनरल कोई साधारण आदमी है? जब वो देखता है कि चीन और पाकिस्तान की साजिश चल रही है, वहां पर गिलगित में और बाल्टिस्तान में चीन की फौजें आकर बैठ गई हैं, और अगर जनरल देखे कि हमारे पास टैंक में डालने वाले गोले भी नहीं हैं, तो वो क्या प्रधानमंत्री को लिख नहीं सकता है? और वो भी कहते हैं कॉपी दी है हमने रक्षा मंत्री को। ठीक है, लीक कहां से हुई वो भी कहते हैं कि सब इसकी जांच की जाए। लेकिन देश की वास्तविकता के साथ अगर कोई परिचय कराता है जो सर्वोच्च शिखर पर बैठा है सत्ता के, तो ये जुल्म हो गया, आसमान गिर गया इसमें। इसलिए मैं तो इस विचार का हूं कि ये एक आम बात है। अब रिटायर्ड जनरल कह रहे हैं कि 2014 तक चीन और पाकिस्तान मिलकर हिंदुस्तान पर हमला करेंगे। तो अगर ये आज ये बातें नहीं होती तो 1962 की तरह दुर्गत हो जाती हिंदुस्तान की, और आने वाला भविष्य ये साबित करेगा कि वीके सिंह सही है। नामधारी जी, यहाँ पर सवाल यही पैदा होता है कि आखिर क्या वजह है कि बिल्कुल जब 2 महीने रह गए तो इस तरह की बातें कर रहे हैं, जब आए थे तो उस वक्त वो तमाम चीजें नजर आई होंगी? नहीं, देखिए, मैं कहता हूं कि 2 महीने रह गए, इट इज नेवर टू लेट। मेरा कहना है कि आखिर किया क्या उन्होंने। ही रोट ए लेटर टू द प्राइम मिनिस्टर, वो भी दैट इन्फॉर्मिंग, गिविंग ए कॉपी टू द रक्षा मंत्री कि सब ये खामियां हैं। अब अगर चीन और के बॉर्डर पर हम जहां पर हम कुछ बनाना चाहते हैं, कंस्ट्रक्शन करना चाहते हैं, वहां पर फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑब्जेक्शन लगा के बैठा है कि साहब ये हम इससे पर्यावरण को नहीं बिगड़ने देंगे, तो देश की सुरक्षा देखेंगे कि हम पर्यावरण को देखेंगे? नहीं, तो क्या समय गलत था? किसका समय गलत था कि नहीं, समय गलत, मालिक ठीक है, अगर किसी का टेन्योर खत्म हो रहा है तो क्या वो एकदम अननोटिस्ड अपना टेन्योर खत्म होने दे? वो हर एक व्यक्ति चाहता है कि मैं अपनी छाप छोड़ के जाऊं। और मैं ये आपको कहता हूं कि आज भले ही लोग आलोचना करें, आने वाला इतिहास उनको बहुत यश देगा, आप देखिएगा। हिमांशु जी, जिस तरह की बात कह रहे हैं कि जो है उन्होंने एक बड़ा अच्छा काम किया है और जिम्मेदारी किसी एक पर नहीं बनती। जी देखिए, मैं पहले तो जैसे नामधारी जी ने असहमति जताई हमसे, मैं इनका सम्मान करता हूँ। चंद राजनेताओं में हैं जिन्होंने राजनीति में सुचरिता और सचरित्र के व्यक्ति हैं। ये मेरा कहना ये है कि निजी कारण का मतलब मेरा ये है कि उन्होंने अब जो चीज़ें जोड़कर देखी जा रही हैं, वो स्वाभाविक तौर पर वो एक ऐसा काम कर रहे हैं जो काम करने की हिम्मत अब तक किसी जनरल ने नहीं दिखाई थी। जैसा नामधारी जी भी कह रहे हैं कि वो इतिहास उनको याद रखेगा, और हो सकता है कि अगर व्यवस्था में सुधार हो जाए तो ये युग पुरुष भी बन जाएंगे। वो अपने जगह है,
लेकिन मेरा यह कहना है कि हर व्यवस्था का अपना एक अनुशासन होता है। हर व्यवस्था में काम को सुधार करने के एक तरीके होते हैं। अगर जनरल सिंह ने अगर उस अनुशासन को बनाए रखता तो शायद व्यवस्था में सुधार भी हो जाता, और जो इस तरह के नकारात्मक स्थितियां बनी हैं, ये शायद हम नकारात्मक स्थितियों को बनने से भी रोक सकते थे। इसलिए मेरा यह कहना है कि व्यवस्था में सुधार के लिए कहीं ना कहीं वो आवाज तो उठती है, लेकिन आवाज इस तरीके से उठे कि हमारे लोगों का मनोबल न गिरे। मेरा सिर्फ इस पूरी जो परिस्थिति बनी है उस पर मेरा यही कहना है कि आप चीजों को सुधार सकते हैं, लेकिन सुधारने की प्रक्रिया में ऐसा न हो कि हमारी कुछ चीजें हमारे हाथ से निकल जाएं। जैसा नामधारी जी ने कहा कि हमारी दुर्दशा ऐसी है कि अगर पाकिस्तान और चीन मिलकर अटैक कर दे तो हम बुरे दौर में चले जाएंगे। इस तरह से अगर लेकिन कुछ चीजें सेंसिटिव होती हैं, डिफेंस का मामला अगर हमारे कई चीजें होती है सेंसिटिव हैं, इसको हम पब्लिक डोमेन में जाकर सुधारने की प्रक्रिया अगर करेंगे तो हो सकता है हम सुधार कम पाए, हमारा विनाश ज्यादा कर लें। नहीं तो इस तरह से अगर कोई जनरल आवाज उठा रहा है तो क्या माना जाए कि मनोबल डाउन होगा? स्वाभाविक तौर पर अगर देखिए व्यवस्था में अगर ऊपर में अनुशासन भंग होता है तो उसका असर नीचे जाता है। नामधारी जी, आप इस बात से सहमत हैं? नहीं, देखिए मैं इसलिए सहमत नहीं हूं इससे कि 1962 में तो कृष्ण मेनन रक्षा मंत्री थे, लगता था कि सब कुछ ठीक है, लेकिन जब चीन ने हमला किया तो क्या हालत हुई हिंदुस्तान की। हिंदुस्तान के ब्रिगेडियर और कर्नल रैंक के अफसरों को बेइज्जत करके घुमाया गया बीजिंग की सड़कों पर। लाठियां नहीं थे लड़ने के लिए इनके पास। तो अगर चुपचाप करके हम डिसिप्लिन मेंटेन किए रहें कि नहीं साहब ये तो गोपनीयता का मामला है, ये भी किया। मैं कहता हूं कि अगर चिट्ठी नहीं लीक होती तो क्या था, प्रधानमंत्री को केवल सूचना दी थी कि ये कमियां हैं आज फौज में, अगर आप इस पर ध्यान नहीं देते हैं तो किसी भी समय खतरा हो सकता है। ये वार्न करना अगर जनरल का काम नहीं है तो मैं उनको सही जनरल नहीं मानूंगा। अब चिट्ठी लीक हुई, ये एक विषय है कि इसकी खोज हो कि चिट्ठी लीक किसने की, लेकिन इसमें भी मैं कहता हूं कि कॉमन सेंस का भी आदमी जो है वो समझेगा कि चिट्ठी लीक कौन करेगा, इससे किसको फायदा हो रहा है। जनरल को तो नुकसान ही हो रहा है, सब उसकी आलोचना कर रहे हैं, फायदा तो हो रहा है रक्षा मंत्री को कि साहब जनरल ने चिट्ठी लीक कर दी, और वो भी कहता है कि नहीं सब इसकी जांच करो। तो चिट्ठी लीक किया, जब तक ये सही से सामने नहीं आ जाता तब तक इस व्यक्ति को गलत आप कैसे कह सकते हैं। ही हैज अप्राइज्ड द प्राइम मिनिस्टर विद द रियल फैक्ट्स ऑफ द मिलिट्री स्टेटस टुडे इन द कंट्री। आज हिंदुस्तान में हमारी क्या स्थिति है, क्योंकि चीन से लड़ना अकेले में आज कोई दुनिया की ताकत, जो पड़ोसी देश हैं खासतौर से भारत के, उनसे भी संबंध अच्छे नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आज चीन ने संबंध बना लिए हैं। आपने देखा श्रीलंका के खिलाफ जो अमेरिका में ह्यूमन राइट्स काउंसिल ने जो प्रस्ताव लाया, चाहे भारत को तमिलों के या अन्ना डीएमके या डीएमके के दबाव में उसको प्रस्ताव को समर्थन करना पड़ा। आज सारे पड़ोस के देश रूस, चीन, वर्मा सब ने वोट दिया अगेंस्ट में श्रीलंका की नहीं साहब, लेकिन अमेरिका का प्रस्ताव था, भारत ने साथ दिया। तो आज चीन अगल बगल के सारे देशों को अपने साथ मिला के चल रहा है, और अगर भारत अपनी शक्ति को आगे नहीं बढ़ाता है, और यही मौका है कि वो निकल के और विश्व की सबसे बड़ी शक्ति बन सकता है। इसलिए मैं इस विचार का हूं कि जनरल सिंह ने इसमें कोई गलत काम नहीं किया, उन्होंने अपनी ड्यूटी को निभाया है, देश के प्रधानमंत्री को अवगत कराया है कि ये खामियां हैं हमारे सेना में, इनको दूर करो। और नौकरशाह हम लोग भी शासन में रहे हैं, मंत्री रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, जानते हैं किस प्रकार नौकरशाह रंगे लगाते हैं। वो एयर कंडीशन कमरे में बैठते हैं और सेना को लड़ना है बर्फीली चोटियों पर जाकर, वो एक लगा देंगे। ये कोई तरीका है कि 10 साल से कोई जहाज नहीं खरीदा जा रहा है। आज बजट देखिए आप। चलिए चूंकि समय हो गया एक छोटे से ब्रेक के बाद जब वापस लौटेंगे तो आखिर नेताओं की तरफ से इस मामले में अब तक पहल क्यों नहीं की गई, इस पर भी हम बातचीत करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद।